हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चंस तुम्हें कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस बुक में नहीं है, ये मैंने कहीं और से लिए हैं। एंड ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और हर बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जब तुम एग्जाम में या टेस्ट में आते हैं तो एक आधा पॉइंट यहाँ से आ जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें वो पॉइंट समझ नहीं आता कैसे करना है, एंड तुम्हारे मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी बताता रहूँगा कि किस तरीके से मैंने वो जर्नल एंट्री करी है, और उसी तरीके से तुम भी कोशिश करना कि तुम एग्जाम में करो। आई विल ऑल्सो टेल यू कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन, लेट्स से दिस क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में आता है तो इस बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा गाइस मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, ये जो मेरा चैनल है ये सिर्फ क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ मेरा चैनल जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड नोन्स जो भी 11th 12th में हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ढूंढे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे बच्चों को डाउट्स आते ही आते हैं। तो प्लीज़ ये मेरा चैनल शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड नोन्स के साथ। एंड दूसरा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी तुम ज्वाइन करो। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर 12th क्लास। तुम्हारे जो भी डाउट्स आते हैं क्लास 12th में किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, उस टॉपिक को तुम उस चैनल पे शेयर करना, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी एट द अर्लीस्ट। ठीक है, चलो गाइस अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस। It is, let's read this question. The book value of assets under the book value of assets other than cash and bank transferred to realization was 5 लाख। मतलब हमने अदर देन कैश और बैंक जितने भी हमारे एसेट्स थे वो हमने रियलाइजेशन में ऑलरेडी इतने के ट्रांसफर कर लिए हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। 50% of the assets were taken over by partner X at a discount of 10%, and 40% of the remaining were sold at a profit of 25% on cost, and 10% of the balance being obsolete realized nothing, and remaining were handed over to a creditor in full settlement. Give the journal entries to record the realization of asset. अब देखो, हमें जर्नल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड रियलाइजेशन ऑफ एसेट के जब हम एसेट को रियलाइज करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं गाइस, इसके दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट पार्ट होता है जब हम सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज जो हमें यहाँ पे लिखनी होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होता है कि एसेट्स हमारे कितने के रियलाइज हुए और लायबिलिटी हमारी होती है कितने की हमने पे करी। तो नॉर्मली जब भी जर्नल एंट्री का तुम्हें क्वेश्चन आएगा नॉर्मली, तो तुम्हारे को यही पार्ट पूछा जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे तुम्हारे को पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है और सारी एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज भी करनी पड़ती है। उस केस में तुम्हारे को पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी, एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, और मैं बताऊंगा क्या एग्जैक्ट वर्डिंग होगी क्वेश्चन में जो हमें देख के समझना पड़ेगा। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आर इलस्ट्रेशन नंबर 11। सो आई विल राइट इलस्ट्रेशन नंबर 11। एग्जाम में हमेशा जर्नल का फॉर्मेट गाइस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाते और उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब उसके बाद गाइज यहाँ पे ना तुम चाहो तो अपना एक वर्किंग नोट बना सकते हो, और ये वर्किंग नोट बनाना ठीक भी है। ये क्वेश्चन तुम्हारे को 2 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क तक का आ सकता है क्वेश्चन। ये 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। तो इट्स बेटर कि तुम वर्किंग नोट बनाओ ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि तुमने अपना आंसर्स कैसे, ये जो फिगर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करिए। देखो, अब इसमें जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो ध्यान से देखना मेरा वर्किंग नोट किसी भी तरीके का बन सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, मेरे जो टोटल एसेट्स थे वो कितने थे, 5 लाख के। 5 लाख के मेरे टोटल एसेट्स थे। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ अभी। 50% ऑफ द एसेट्स वर टेकन ओवर बाय पार्टनर। 50%, अब ये है मेरा 50%, दैट मीन्स 2,50,000 जो है वो मेरा पार्टनर ले गया, और ये मेरा बैलेंस बचा है 2,50,000 का। ठीक है ना। 50% ऑफ द एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। वो 10% डिस्काउंट में ये ले गया, दैट मीन्स 2,50,000 माइनस 25,000, 10% डिस्काउंट, दिस इज 2,25,000। कौन ले गया मेरा पार्टनर एक्स। तो एक्स जो है वो 2,25,000 के मेरे एसेट्स जो हैं वो ले गया।
कौन से 2,50,000 के। उसके बाद रिमेनिंग मेरे बचे 250 के, 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे सोचते हैं 40% ऑफ टोटल, 40% ऑफ टोटल नहीं है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये रिमेनिंग मेरे बचे हैं, इसका 40%, इसका 40% ये बचा, 60% ये बचा। तो 2,50,000 का 40% हमारा कितना होगा, इट विल बी 1,00,000। 2,50,000 का 60% हमारा होगा 1,50,000, ठीक है ना। तो इसका जो 40% है वो sold at a profit of 25% on cost, at a profit of 25% on cost। तो हमने इसको 25% प्रॉफिट यानी 25,000 के प्रॉफिट में 1,25,000 का कैश में सेल कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, इट इज कैश सेल, ये हो गया हमारा कैश सेल 1,25,000। अब बचे हमारे इतने रिमेनिंग, ठीक है ना। एंड 10% ऑफ द बैलेंस, 10% ऑफ द बैलेंस, मतलब ये जो बैलेंस है इसका 10% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट रियलाइज नथिंग, मतलब 15,000 हमारा ऑब्सोलीट हो गया, इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। और जो 1,35,000 के हमारे एसेट्स हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग वर हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ये हमने क्रेडिटर को दे दिए, क्रेडिटर्स के साथ हमने इसकी सेटलमेंट कर दी। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है गाइस। तो तुम चाहो तो इसकी 2 जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इसकी 1 जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं कंबाइंड जर्नल एंट्री की, तो हमें इस एसेट ने इतना कैश दिया, कितना, 1,25,000। तो मैं क्या लिखूंगा, या बैंक लिखते हैं, बैंक इज बेटर। बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000, इतना एसेट हमारा पार्टनर ले गया, इतनी वर्थ का एसेट हमारा पार्टनर ले गया इतने में। तो क्या ना है पार्टनर का नाम, एक्स कैपिटल। सो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 2,25,000 टू रियलाइजेशन। जब भी एसेट्स वगैरह रियलाइज होते हैं तो हमेशा एसेट्स रियलाइज होते हैं या लायबिलिटी पे होती है, तो कभी भी हम ये एसेट नहीं लिखते, हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट आता है। जब भी एसेट्स या लायबिलिटी रियलाइज होती हैं तो हमेशा वो रियलाइजेशन में से जाएगी। किसी भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी का नाम जो है वो नहीं आता, याद रखना। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया हमारा, इट इज़ 3,50,000। तो एक तो होगी हमारी ये एंट्री। अब तुम कहोगे सर आपने इन दोनों की एंट्री तो कर दी, इन दोनों की एंट्री का क्या। गाइज इससे हमें कुछ भी नहीं आया तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इस एसेट को ऑलरेडी हमने ट्रांसफर तो कर दिया था, लेकिन रियलाइजेशन के नाम पे इससे हमें कुछ नहीं आया, कोई कैश नहीं आया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और ये 1,35,000 जो है ये हमने क्रेडिटर से एडजस्ट कर लिए, तो इसकी भी गाइस कोई एंट्री नहीं होगी। when an asset is set off against any liability, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है, तो इन दोनों की कोई एंट्री नहीं होगी, ये हमारी सिंपल एंट्री होगी। ठीक है। नरेशंस के बारे में तुम्हारे को वैसे अगर नहीं बोला गया, यू कैन स्किप नरेशन एज वेल, डजंट मैटर। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और तुम्हें सिर्फ एक एंट्री करनी है, तो तुम सिंपल लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। तो देखो ये वर्किंग नोट कोई नुकसान नहीं है, बना दोगे, इसके कोई मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा, बल्कि एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कि 5 लाख का 50% हमारा एक्स ले गया, बैलेंस जो है, जो रिमेनिंग है वो जो है उसका 40% ऑफ द रिमेनिंग का 40% जो है वो हमारा कैश में सेल हो गया 25% प्रॉफिट पे। 10% ऑफ द बैलेंस, मतलब बैलेंस ये बचा, उसका 10% हमारा ऑब्सोल्यूट हो गया और ये क्रेडिटर से एडजस्ट हो गया। ये अभी यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पॉइंट हमारे को किसी बड़े क्वेश्चन में आता है और लेट से हमारे जो क्रेडिटर हैं वो 4 लाख के, क्रेडिटर 4 लाख के हैं, और बोला गया है, ध्यान से सुनना, कि इतने क्रेडिटर्स हमारे एसेट से एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे वो हमने फुल में पे करे। तो यहाँ से 1,35,000 के क्रेडिटर्स हमारे एडजस्ट हो गए, तो 1,35,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग हमारे रह जाएंगे 2,65,000, इनको हम कैश पे करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। बेटर है तुम इस तरह से वर्किंग करो। अगर तुम देखो यहाँ पे लोग बच्चे सोचेंगे कि 50% ऐसे हो गया, 40% ये, 10% ये, तो 100% ही निकल गया, तो फिर हमने क्रेडिटर्स को क्या दिया, वो तो निकल ही नहीं सकता, है ना। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से गाइस इसको देखना। चलो अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये मोस्टली हमारा जर्नल एंट्रीज का ही है।
तो बात है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 30। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को आए, हमेशा क्या करना, क्वेश्चन में पढ़ना तुम्हें क्या करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द बुक ऑफ द फर्म। हमने रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो हैं उनकी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये हमें एंट्री करनी है, दैट मीन्स हमें सिर्फ रियलाइजेशन की एंट्रीज करनी है। फटाफट से मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बनाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। और ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में गाइस करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे पहले एंट्रीज करते हैं, वो सोचते हैं बाद में फॉर्मेट बना लेंगे। नहीं, वो काम मत करना, उसमें आगे पीछे लाइन टेढ़ी हो जाती है। फॉर्मेटिंग के कई बार एग्जाम में एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। चलो ABC are in partnership firm sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. They decided to dissolve the firm on this date. हमें एंट्रीज करनी है। पहला, there is an old typewriter which had been written off completely from the books. एक टाइपराइटर था जो राइट ऑफ कर चुके थे, बुक्स में था ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो टाइपराइटर अभी तक हमने अपनी बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं डाला होगा, क्योंकि बुक्स में था ही नहीं। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2000, हमने एस्टिमेट करा कि वो शायद हमें इतने पैसे दे दे। इट्स टेकन बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 20%। बी जो था वो हमारा एसेट ले गया 20% डिस्काउंट पे एस्टिमेटेड प्राइस से। अब ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि जब भी हमारी रियलाइजेशन की एंट्री होती है, हमें रियलाइजेशन डेबिट या क्रेडिट करना होता है। तो वहाँ पे सिंपल सा ऐसी एंट्री को समझने का तरीका क्या है, तुम सोचो अगर ये रियलाइज कैश में होता तो क्या होता, कैश आता। ऐसी सिचुएशन में अगर ये कैश में रियलाइज होता तो कैश आता, तो हम कैश करते डेबिट, तुम्हारी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश नहीं आया, पार्टनर ले गया, तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर का नाम क्या है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट विल बी 2000 minus 20%, दैट मीन्स 16,000 ओ 1600 की हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। चलो नेक्स्ट, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। कोई पुराना फर्नीचर था जो बुक से हमने राइट ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। इट वॉज सोल्ड फॉर 5,000, वो फर्नीचर 5,000 का सेल हुआ, तो हमें 5,000 आए, सिंपल आए। तो फर्स्ट हमारी एंट्री ये होगी। सेकेंड हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये तो बहुत ही सिंपल थी, इट इज 5,000 5,000। चलो थर्ड एंट्री की बात करते हैं। थर्ड इज जेड, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 3,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, पेड 40%। कि जेड एक पुराना कस्टमर था जिसका 3,000 हमारे को आना था, जो राइट ऑफ हमने बुक्स में कर दिया था, मतलब बुक्स में एसेट था नहीं, आज उससे हमें 40% आए। तो 3,000 इंटू 40%, दैट मीन्स 1,200 हमें आए, कैश आया। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गाइज यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि सर यहाँ पे डेटर नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो बुक से राइट ऑफ कर रखा था, हमने तो अपनी बुक से राइट ऑफ कर रखे, अब डेटर से पैसे आए हैं तो यहाँ पे डेटर का नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, याद रखना, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं या हम डिसोल्यूशन करते हैं, तो रियलाइजेशन की एंट्रीज में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, किसी भी एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आता, किसी भी एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हमारा रियलाइजेशन आता है। तो यहाँ पे कैश भी आ सकता है गाइस, बैंक भी आ सकता है। मैं बैंक कर देता हूँ, इट इज़ बेटर, क्योंकि जब रियलाइजेशन वगैरह होती है आजकल कैश में ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। बैंक अकाउंट। चलो फोर्थ, बी अग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल, बी अग्रीड टू टेक्स ओवर फर्म गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ दिस 80,000। के बी ने फर्म की गुडविल को बोला कि मैं फर्म की गुडविल ले जाता हूँ 80,000 की। वैसे तो हमेशा हम बोलते हैं कि गुडविल कभी भी रियलाइज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि बी गुडविल ले गया। तो सिंपल यहाँ पे भी अगर हम कैश सेल होती गुडविल की तो कैश आता, तो कैश डेबिट करते, तो मैं बैंक की जगह क्या कर दूंगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन, याद रखना रियलाइजेशन आएगा, रियलाइजेशन के टाइम पे किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं आता, तो ये भी 80,000। चलो फिफ्थ, देयर वॉज 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ मून ट्रैक लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 80,000, कि हमने 1,000 शेयर्स 100 ईच के 80,000 टोटल कॉस्ट में एक्वायर करे थे, विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, जो हमने बुक से राइट ऑफ कर दिए थे। दीज शेयर्स वर वैल्यूड एट 50,000, इन शेयर्स की आज की वैल्यू 50,000 है। ओके, ना हमें इसमें, याद रखना, ना हमें इसमें 80,000 का कुछ करना है, ना 1,000 इंटू 100 1 लाख का कुछ करना है। सिंपल हमें ये देखना है कितने पैसे आए कितने पैसे गए। तो दी शेयर्स आर वैल्यूड एट 50,000 डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेम वे जैसे हमने यहां पढ़ा था कि पार्टनर कोई एसेट ले गया, ऐसे ही यहां पे भी एक पार्टनर हमारा एसेट ले गया, यहां पे भी एक पार्टनर हमारा एसेट ले गया। तो अगर ये शेयर कैश में सेल होते तो एंट्री क्या होती, डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक की जगह मैं लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल ABC, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमेशा मैंने बताया था एसेट लायबिलिटी जब भी रियलाइज होती है तो रियलाइजेशन ही आएगा। कितने के रियलाइज हुए हैं, 50,000 के, हमें 50,000 आए हैं तो हम 50,000 लिखेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, विच इज 2:2:1। सो 2:2:1, तो 50,000 ये हो गया हमारा 20,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 10,000। दिस इज हाउ दीज एंट्रीज आर सपोज टू बी डन। सिंपल थी, बस कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं इसमें, ठीक है। और थोड़े से जो ट्रिकी पार्ट आता है ना कि बच्चे यहाँ पे एसेट का नाम लिख देते हैं या डेटर का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे शेयर्स, कुछ नहीं करना गाइस हमें। अगर एक पॉइंट बच्चों के माइंड में क्या आता है कि सर अगर कोई चीज़ हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी, पहले राइट ऑफ कर रखी है और वो हम सेल करेंगे, तो पहले क्या उसको हमें रियलाइजेशन में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? नहीं, हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। ट्रांसफ़र सिर्फ हम जितने भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज़ होती है उनको करते हैं। अगर कोई एसेट लायबिलिटी हमने राइट ऑफ कर दिया उसको कभी ट्रांसफ़र नहीं करते, वो सीधा उसकी रियलाइजेशन की एंट्रीज होती हैं। जो भी एसेट हमारा राइट ऑफ हो चुका होता है, बुक्स में नहीं होता, सेम फॉर द लायबिलिटी, वो सीधा सीधा रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र होती हैं, रियलाइजेशन में जाती हैं, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगी क्योंकि बुक्स में है ही नहीं। चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली इलस्ट्रेशन है क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत बच्चों की गलतियां होती हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये बेसिकली क्या है, दीज रिलेट्स टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं वो सारी हैं यहाँ पे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज क्या होंगी वो सारी यहाँ पे हैं। तो ये बताने से पहले मैं तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बताता हूँ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ये दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होते हैं फर्म्स लायबिलिटी, एक होते हैं पार्टनर्स लायबिलिटी। एक होती है फर्म की लायबिलिटी कि ये एक्सपेंस जो है वो फर्म ने पे करना है। एक होता है पार्टनर्स लायबिलिटी जो पार्टनर को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ सकता है, फर्म का कोई रोल नहीं है इसमें। ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है, जैसे किसी पार्टनर की गलती की वजह से फर्म डिसॉल्व हुई, तो उस पार्टनर को बोला जा सकता है कि सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो तूने अपनी पॉकेट से पे करना है, फर्म अपनी जेब से कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। अब फर्म लायबिलिटी में दो सिचुएशन हो सकती है। इट इज, यहां पे मैं बोलता हूं पेड बाय, ये बहुत ध्यान से देखना। इफ यू वांट यू कैन मेक इट इन योर कॉपी एज वेल, क्योंकि ये तुम्हारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखो अब आता है हमारा पेड बाय। लायबिलिटी किसकी थी, फर्म की, पेड बाय फर्म। लायबिलिटी किसकी थी, फर्म की, पेड बाय पार्टनर। लायबिलिटी थी फर्म की, फर्म ने पे करा। लायबिलिटी थी फर्म की, पार्टनर ने पे करा। लायबिलिटी थी पार्टनर की, पेड बाय पार्टनर। लायबिलिटी थी पार्टनर की, पेड बाय फर्म।
ठीक है, ये चारों सिचुएशन बहुत ध्यान से देखना। फर्म की लायबिलिटी थी, फर्म ने पे करा, फर्म की लायबिलिटी थी, पार्टनर ने पे करा, पार्टनर की लायबिलिटी थी, पार्टनर ने पे करा, पार्टनर की लायबिलिटी थी, फर्म ने पे करा। अब यहां पे हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अगर फर्म की लायबिलिटी थी और फर्म ने पे करा, दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। तो हम क्या लिखेंगे? मैंने बताया था सब कुछ हमारा रिलेशन होता है, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगी हमारी इसकी एंट्री। नेक्स्ट आता है इफ इट इज पेड बाय पार्टनर, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये हो जाएगी इसकी एंट्री इफ इट इज लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटी थी एक्सपेंस पे करना, उसने अपनी पॉकेट से पे करा, फर्म की बुक्स में इसकी होगी नो एंट्री, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है फर्म को, उसका जितना खर्चा था उसने पे करा, फर्म का कोई एक्सपेंस ना गया, ना वो फर्म से पैसे मांग सकते हैं। अब लायबिलिटी थी पार्टनर की, फर्म ने पे करा, तो फर्म का कैश तो गया है, तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक। डेबिट क्या हो जाएगा? इट्स नॉट अ फर्म्स लायबिलिटी, तो हम डेबिट रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, फर्म की लायबिलिटी नहीं है, ये एक तरह से पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा, इनडायरेक्टली पार्टनर को फर्म ने दे दिया, तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। ये चार सिचुएशंस हैं, बहुत ध्यान से इनको देख लो, क्योंकि यही ऐसे पॉइंट है जहां पे बच्चों के गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और चीज, अगर बोला जाता है कि पार्टनर को हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए पार्टनर को हमने कुछ रेम्यूनरेशन दिया, कि हमने पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन दिया, कुछ भी दिया है, तो दैट इज सेपरेट। अगर हम पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन देते हैं इस एसेट को रियलाइज करने के लिए, तो दैट इज कंप्लीटली सेपरेट, वो एक अलग एक्सपेंस होता है, उसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो सिंपली एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ये याद रखना, अगर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करते हैं रियलाइजेशन करने के लिए, एसेट्स लायबिलिटी, एसेट सेल करने के लिए, एसेट्स रियलाइज करने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए, उसके लिए जो रेम्यूनरेशन उसको देते हैं, दैट विल बी अ प्योर एक्सपेंस जो फर्म ने करना है, और वो पार्टनर ने कर दिया तो फर्म पार्टनर को देगी उसका, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन नहीं होते। ठीक है, चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको तुम चाहो तो पॉज करके अपनी कॉपी में कहीं पे लिख सकते हो, या बुक में भी कहीं पे खाली जगह के लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1। फटाफट से छोटा सा फॉर्मेट, जल्दी से। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। चलो फटाफट से करते हैं। सो पहली एंट्री हमारी यहां पे है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 10,000, 10,000 की रियलाइजेशन एक्सपेंस है, नथिंग इज मेंशन, दैट मीन्स फर्म ने पे करे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, 10,000 सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 5,000 पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,000 के, पार्टनर ने पे करे, दैट मीन्स बैंक, हमारे फर्म की बैंक से नहीं किया, पार्टनर ने पे करा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ तो विल राइट पार्टनर्स कैपिटल 5,000, 5,000। चलो थर्ड, realization expenses amounts to 5,000 were paid by firm on behalf of partner, कि ये खर्चा पार्टनर का था 5,000, लेकिन पार्टनर ने पे नहीं करा, फर्म ने पे करा, तो एक तरह से फर्म ने पार्टनर को पैसे दे दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000, 5,000, कि ये पार्टनर का खर्चा था और ये फर्म ने पे करा, तो इसीलिए हमने एक तरह से पार्टनर को पैसे दिए हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ केस, अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस,
इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 7500 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन एक्चुअल एक्सपेंसेस केम टू 10,000। अब ये गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनर को हमने रेम्यूनरेशन दी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब उसको बोला कि हम तेरे को 7500 दे रहे हैं रियलाइजेशन कराने के, इंक्लूडिंग जो भी रियलाइजेशन के खर्चे हैं, इंक्लूडिंग जो भी रियलाइजेशन के खर्चे हैं। मतलब जैसे ही हमने पार्टनर को बोला कि सारे खर्चे तेरे को करने हैं, इट बिकम्स पार्टनर्स लायबिलिटी कि ये एक्सपेंसेस उसको पे करने हैं। दैट मीन्स हमने पार्टनर को बोल दिया कि तेरे को सारे खर्चे पे करने हैं, हम तेरे को रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं और थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने आए, तो अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने आए 10,000, इसका हम गाइस कुछ नहीं करेंगे इस 10,000 का, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी थी, नथिंग इज मेंशन, तो हम अज्यूम करेंगे पार्टनर ने पे करा, हम तो पार्टनर को 7500 दे देंगे, तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 7500। सिंपल, बस कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि लायबिलिटी पार्टनर की। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ दिस सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, 3,000 फर्म का खर्चा था, एंड जो 5,000 हमारा बैलेंस रह गया वो पार्टनर की लायबिलिटी थी। 8,000 में से 3,000 फर्म की लायबिलिटी थी, 5,000 पार्टनर की लायबिलिटी थी। सारा का सारा 8,000 जो था वो फर्म ने पे करा, सारा का सारा 8,000 फर्म ने पे करा। अब तुम चाहो तो इसको दो एंट्रीज में भी बाइफरकेट कर सकते हो और सिंगल में भी क्लब कर सकते हो। मैं पहले अलग अलग कराता हूँ। 3,000 फर्म की लायबिलिटी थी, फर्म ने पे करा, तो सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000 3,000। 5,000 जो पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर की लायबिलिटी थी, वो भी फर्म ने पे करा, वो भी फर्म ने पे करा। दैट मीन्स ये खर्चा पार्टनर का था, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 5,000 के हमने एक तरह से पार्टनर को पैसे दे दिए। तो ये गाइस हमारी दो एंट्रीज यहाँ पे होंगी, दो टाइप की एंट्रीज होंगी। तुम चाहो तो इसको क्लब भी कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, टू बैंक 8,000। अब मैंने क्लब करने को तुम्हें क्यों बोली एंट्री, अगर मान लो तुम्हारे को 2 मार्कर में एक ऐसी एंट्री आती है करने को, 2 मार्कर में 3 मार्कर में एक ऐसी एंट्री आती है करने को, और लिखा जाता है पास अ सिंगल एंट्री। तुम्हें क्या बोला जाता है, पास अ सिंगल एंट्री करते हैं ऐसे। अब तुम्हें सिंगल एंट्री बोला हुआ है, दैट मीन्स तुम्हें कंबाइन एंट्री करना है, तुम दो एंट्रीज करोगे तो तुम्हारा आधा मार्क्स वो काट लेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री हो तो हमें कंबाइन करनी पड़ेगी एंट्री, याद रखना। चलो एनीवेज नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 वर बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय पार्टनर, ऑल द एक्सपेंसेस नाउ पेड बाय पार्टनर। ये उसी तरह का पॉइंट है हमारा, लेकिन फर्क क्या है कि एक्सपेंसेस जो थे 3,000 फर्म की लायबिलिटी थी और 5,000 पार्टनर की लायबिलिटी थी, सारा खर्चा पार्टनर ने पे करा। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना मैं तुम्हें क्लब करके भी एंट्री दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के यहाँ पे डाउट ये होते हैं कि सर क्लब करके एंट्री जो आई है वो हमें समझ नहीं आई, या अच्छा इसमें तो क्लब होगी नहीं, देखते हैं चलो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, फर्म का खर्चा था पार्टनर ने पे करा, फर्म का खर्चा था पार्टनर ने पे करा, तो फर्म का खर्चा था तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 3,000 फर्म का खर्चा था और पार्टनर ने पे कर दिया, तो हम पार्टनर को दिखा देंगे यहाँ पे। 5,000 पार्टनर की लायबिलिटी थी और पार्टनर ने ही पे करा, पार्टनर की ही लायबिलिटी थी और पार्टनर ने पे करा, मतलब इसका हमारी बुक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हमें कुछ मतलब नहीं है इस चीज से। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। अब देखो गाइस, यहां पे ना एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। अब जैसे हमारा 7th पॉइंट है, ठीक है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, कि बॉर्न भी पार्टनर ने करना था और पे भी पार्टनर ने करा, तो हमें पता है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ना फर्म का खर्चा था ना फर्म ने पे करा। लेकिन हमें यहां पे ऐसे दिखाना पड़ेगा
नो एंट्री, इसके भी मार्क्स होते हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे तुम सीधा सीधा गलती से यहाँ पे 7 लिख दोगे और नेक्स्ट सॉल्व कर लोगे, और जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसको लगेगा कि तुमने इसकी भी एंट्री पास कर दी और वो आगे के क्वेश्चन गलत कर देगा, बैठे बैठा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं करना, ध्यान से 7th है, 7th लिखो और लिखो नो एंट्री। अब आता है हमारा 8th में यहाँ करता हूँ। एक्स द पार्टनर, अब नाम लिखा हुआ है एक्स द पार्टनर, पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। ध्यान से सुनना, एक्स एक पार्टनर था जिसको हमने 5,000 की रेम्यूनरेशन दी डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। मतलब यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि लायबिलिटी एक्स की थी, हमने लायबिलिटी नहीं ट्रांसफर करी, लायबिलिटी फर्म की थी। ये हमने उसको वैसे खर्चे दिए हैं कि तू सारे एसेट्स को बेचेगा, सारी लायबिलिटी को पे करेगा, चल तू 5,000 रख ले। तो इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल विच इज 5,000, कि ये हमने एक्स को दिए कि भाई तेरे खर्चे हैं, तूने सारा काम करा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 8,000 मेट बाय फर्म, 8,000 हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए और पे किसने करा, ये फर्म ने पे करे। और यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एक्सपेंस पार्टनर की लायबिलिटी थी, तो हम सिंपल यहां पे अपनी दूसरी एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 8,000। दिस इज गोइंग टू बी दी जर्नल एंट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये, और जैसे कि मैं बता रहा हूं यहां पे बच्चों की गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। चलो 9th लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय एक्स, के पार्टनर की लायबिलिटी थी ये, हाउएवर इट वॉज पेड बाय वाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक पार्टनर की लायबिलिटी थी लेकिन पे करा दूसरे पार्टनर ने, एक पार्टनर की लायबिलिटी थी लेकिन पे करा दूसरे पार्टनर ने। अब तुम कहोगे सर इससे हमें क्या है, इससे हमें क्या दिक्कत है, अगर फर्म को थोड़ी है, फर्म की जैसे थोड़ी है। लेकिन यहां पे चक्कर क्या है, इस फर्म बीच में इन्वॉल्व होती है। अगर एक्स का खर्चा था और एक्स पे करता, फर्म को कुछ नहीं करना था, वाई ने पे कर दिया, तो वाई तो फर्म से पैसे मांगेगा और फर्म एक्स से पैसे मांगेगी। वाई फर्म से पैसे मांगेगा कि भाई मैंने एक्सपेंस पे करे, और फर्म एक्स से पैसे मांगेगी। अब इस सिचुएशन की एंट्री को इजीली कैसे फ्रेम करें, इस सिचुएशन की एंट्री को इजीली कैसे फ्रेम करें, बहुत ध्यान से देखना। हमारे एक्सपेंसेस थे 5,000 टू बी बॉर्न बाय एक्स, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। अगर मैं बोलता हूं कि ये एक्सपेंस फर्म ने पे करे, पार्टनर की लायबिलिटी थी और फर्म ने पे करे, तो हम क्या करते, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक में लिखता। अगर फर्म पे करती तो मैं टू बैंक लिखता, यही करता ना एंट्री। लेकिन अब ये खर्चा एक्स ने, हमने नहीं, ये वाई ने पे करा, तो मैं बैंक की जगह यहां पे वाइस कैपिटल लिख दूंगा। दिस इज लाइक अ शॉर्टकट ऑफ डूइंग द एंट्री। हमें लॉजिक पता है, हमें रूल पता है कि जब कैश जाता है तो कैश क्रेडिट करते हैं। एक्स का जो कैपिटल, एक्स का जो ये हमने एक्स को जो पैसे दिए थे, एक तरह से हमने ये माना कि ये पेमेंट हमने एक्स को करी है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बैंक नहीं आएगा क्योंकि हमने नहीं पे करा, दूसरे पार्टनर ने पे करा, तो यहां पे हम वाई कर देंगे। अगर मैं तुम्हें एंट्री से ही समझाऊं कि अगर पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर पे कर दे तो क्या एंट्री होती है, तो अगर पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर पे कर दे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वो कैंसिल होकर एंट्री नहीं हुई, तभी हमने यहां पे नो एंट्री करी थी। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से देखना गाइस, ये क्वेश्चन में बच्चों की गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। चाहे 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लो, बाद में टेस्ट के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे वीडियो देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जर्नल एंट्रीज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन। तो दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 4। फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देख लिया, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो रियलाइजेशन बनाना काफ़ी रेयर होता है, तो मैंने देख लिया था यहाँ पे कि जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। चलो, दिशा, मोहित एंड नंदन आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास जर्नल एंट्रीज
for the following after various assets other than cash and bank and the third party liabilities have been transferred to realization, कि हमने assets और liability को already transfer कर दिया है. That means हमें realization की entry करनी है. पहला, a old typewriter which was not recorded in the books was sold for 2000 whereas it has expected value of 5000, कि हमने एक old typewriter था जो books में नहीं लिखा था, वो 2000 का सेल किया जबकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 5000 है. अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि 5000 का क्या करें, कुछ नहीं करना. 5000 का एसेट हमने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया था, दैट मीन्स हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. रियलाइज कितने का हुआ, कैश कितना आया 2000, तो सिंपल हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2000. सिंपल, कुछ फालतू सोचने की अपने को जरूरत ही नहीं है. इतना कैश आया, बस जितना कैश आया, कितना कैश गया, हमें उससे मतलब है. क्या दे सकता था, क्या हो सकता था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 70,000 वॉज टेकन बाय दिशा एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%. स्टॉक 70,000 वाला दिशा 30% डिस्काउंट पे लेगी, तो इसका 30% होना है 21,000. दैट मीन्स 49,000 का स्टॉक दिशा ले गई. तो अगर हमें कैश आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता, लेकिन कैश नहीं आया, दिशा ले गई, तो दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना कैश, कितने वर्थ की लेगी वो 49,000. कोई मतलब नहीं है कितने का था, क्या था, डजेंट मैटर, कितने का वो रियलाइज हुआ है, हमें ये देखना है. थर्ड, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 20,000. अ क्रेडिटर ऑफ 2000 वॉज अनट्रेसेबल, कि 2000 का क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, मतलब हमें पता ही नहीं वो कहाँ चला गया. अगर हमें पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, मतलब उसको हमें पैसे नहीं देने. अगर हमें पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, तो हम तो उसको पैसे दे नहीं सकते, तो मतलब 2000 तो हमें देने ही नहीं है. अदर क्रेडिटर एक्सेप्ट पेमेंट अलाउिंग 10% डिस्काउंट, बचे हुए जो क्रेडिटर हैं वो उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया 10% का. दैट मीन्स 18,000 के क्रेडिटर्स हमारे रह गए. 2000 जब अनट्रेसेबल है, हमें पता ही नहीं वो पर्सन कहाँ है, तो हम पैसे किसको दें, तो वो हम नहीं देंगे. तो 18,000 माइनस 10% दैट इज 1800, तो 16,200 की हमारी एंट्री हो जाएगी. और क्या हुआ है, हमें कैश आया है, एक्सेप्टेड पेमेंट, ओ सॉरी, हमने कैश दिया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, तो कैश जाएगा, कैश क्रेडिट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,200. तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करके भी दिखा सकते हो. क्या 20,000 में से 2,000 तो हमारे वैसे ही माइनस हो गए, बचा 18,000 माइनस 10%. ये कर दोगे तो नुकसान कुछ नहीं है, एग्जामिनर को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुमने कैसे ये आंसर निकाला है. ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का. फोर्थ, Mohit paid realization expenses of 18,000 out of his private funds, who was to get a remuneration of 13,000. ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में. मोहित ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 पे करे आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, अपनी पॉकेट से उसने पे करे. Who was to get a remuneration of 13,000, उसको हमने रेम्यूनरेशन देनी थी 13,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के उसको हमने 13,000 देने थे. एंड was responsible to bear all realization expenses, सारे realization expenses को मोहित ने bear करना था, मतलब उसकी liability थी, तो मोहित की liability थी. expenses इतने क्या है, मोहित ने अपनी पॉकेट से पे करे, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे. हमने उसको 13,000 रेम्यूनरेशन देनी थी, सिर्फ इसकी एंट्री हम करेंगे, तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल 13,000. 18,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज इट वॉज लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर एंड इट वॉज पेड बाय द पार्टनर. फिफ्थ, नंदन हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000. नंदन ने 50,000 का लोन लिया था फर्म से, विच वॉज पेड फुली टू हिम इन द फर्म. जब हम लोन रीपे करते हैं, ये डायरेक्टली बैंक में जाता है. पार्टनर्स लोन, नंदन इज अ पार्टनर, ध्यान देना, नंदन इज अ पार्टनर. अगर यहां पे नंदन पार्टनर ना होता, अगर नंदन पार्टनर ना होता, कोई थर्ड पार्टी होती है, तो ये हमारी रियलाइजेशन से जाता. ध्यान से सुनना गाइस, अगर नंदन पार्टनर ना होता और कोई थर्ड पार्टी होती,
तो ये रियलाइजेशन से जाता, लेकिन नंदन इज अ पार्टनर नाउ, तो इसको 50,000 का हमारा जो लोन था वो हमने इसको पे कर दिया, तो एंट्री विल बी नंदन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 50,000। ठीक है ना, नंदन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। अच्छा सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी गाइस, मैं उल्टा बोल गया, गलती मुझसे भी हो जाती है। नंदन हैड टेकन अ लोन, उसने फर्म से लोन लिया है 50,000 का, नंदन ने फर्म से लोन लिया है 50,000 का, और वो सारा विच वॉज पेड फुली बाय हिम टू फर्म, उसने सारा पैसा हमें दे दिया, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन्स लोन अकाउंट 50,000 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन 50,000 50,000 कि नंदन ने जो लोन लिया था वो उसने हमें पे कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, अगर लिखा होता कि नंदन ने लोन लिया है एंड नथिंग एल्स वाज मेंशन, कि नंदन ने लोन लिया है एंड नथिंग एल्स वाज मेंशन, तो ये जो लोन है, ये जो लोन का अमाउंट है, इसको हम एडजस्ट करते उसकी कैपिटल के साथ। तो एंट्री क्या होती, नंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नंदन्स लोन 50,000 50,000। ये इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये याद रखना। 6.12,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, तुमने पढ़ा है, पैसे आए हैं 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सब कुछ कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। सिंपल, बस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक आधी एंट्री इसमें से आ सकती है जहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से गाइस देखना। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना डाउट वहां पे पूछो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट एट द अर्लीस्ट। चलो अब हम करते हैं गाइस एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन करके ही हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर होते हैं। ये जो चैप्टर है गाइस, इस चैप्टर में से मोस्ट लाइकली तुम्हारे को जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे या तो तुम्हारे को जर्नल एंट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, या फिर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के। बहुत बहुत रेयर है कि तुम्हारे को रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट आए, आ भी सकता है, बट वो इजी क्वेश्चन होगा, वो डिफिकल्ट में फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक इसी क्वेश्चन में तुम्हारे को 20-25 मिनट्स लग सकते हैं। तो वो या तो ईजियर साइड पे होगा, या मोस्टली तुम्हें जर्नल एंट्रीज या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, ये देख लिया तो मतलब हम फेल हैं। क्यों, हम पहले इसको पढ़ के टाइम लगाएंगे कि यार अच्छा अच्छा ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, घबरा जाएंगे, और फिर जब ये देखेंगे फिर दोबारा हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, और साथ ही मुझे दिखा रियलाइजेशन, मतलब हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है और नेसेसरी लेजर्स अकाउंट बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे नेसेसरी लेजर्स को हटा देता हूँ, आई विल डिलीट दिस पार्ट। लेट्स से अगर तुम्हारे को सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ओनली, पास्ट जर्नल एंट्री सिर्फ ये बोला गया, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे गाइस सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा वी विल प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज उसको बनाए बिना हम एंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस अगर हम वैसे निकालेंगे वो बहुत मुश्किल है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती है करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद एंट्रीज करेंगे, और देखना कितनी जल्दी हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत जल्दी एंट्रीज हो जाएंगी हमारी। नॉर्मल अगर तुम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करोगे ना, उससे भी जल्दी हो जाएंगी। कैसे, देखते हैं। देखो, तो यहां पे मैंने क्या करा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 आई विल राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो इसमें मैंने करा वर्किंग नोट, तो मैं छोटा सा यहां पे मैंने नोट बना दिया, नोट जर्नल एंट्रीज आर आफ्टर द वर्किंग नोट।
हालांकि तुम चाहो तो जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ के बाद में भी वर्किंग नोट कर सकते हो, बट मैंने लिख दिया नोट स्टार्टिंग में ही कि जर्नल एंट्रीज जो है वो मैंने वर्किंग नोट के बाद बनाया, ताकि देखने वाला जो है उसको क्लियर हो कि पहले इसने वर्किंग नोट बनाया है देन हमारा जर्नल एंट्रीज। तो मैंने बनाया वर्किंग नोट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। चलो फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा गाइस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद कैसे इजीली हम सारी एंट्रीज कर सकते हैं, कैसे इजीली हम सारी एंट्रीज कर पाएंगे वो देखना गाइस। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो अब सबसे पहले हमें गाइस क्या करना है यहाँ पे, मैं देखो रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। और साथ ही मैं क्या करूंगा, साथ ही मैं करूंगा यहां पे जर्नल एंट्रीज। अब ऐसा मैंने क्यों करेगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढूं। आई डोंट वांट टू रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स। मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन एक बार ही पढूं और एक बारी में ही मैं सारी एंट्री साथ साथ करता चला जाऊं। 2-2 3-3 बार पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैंने दोनों फॉर्मेट बना लिए, जो चीज़ रिलेशन में आ जाएगी उसको रिलेशन में डाल दूंगा, जो रिलेशन में नहीं आएगी वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। सो डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। चलो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने सारे एसेट्स को रियलाइज करते हैं, चलो जल्दी से करते हैं। तो एसेट्स में गुडविल रियलाइज होगी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन दूसरे जाएगा, बिल रिसीवेबल, कैश नहीं होता, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल गया, सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, मैं पहले कर रहा हूं यहां पे टू एसेट्स, तुम टू एसेट्स भी ले सकते हो, तुम एसेट का नाम भी लिख सकते हो, गुडविल, बिल्डिंग, टू गुडविल, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने लिखा गुडविल 40,000, बिल्डिंग 1 लाख, जल्दी जल्दी करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 61200, स्टॉक 34800, डेटर्स 68,000 आएगा। जो प्रोविजन है उसको हम यहां लिखते हैं बाय लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000, ये भी हो गया, दोनों चीजें लिख दी। बिल रिसीवेबल, BR शॉर्ट में बिल रिसीवेबल 40,000, कैश एट बैंक इसका हम कुछ नहीं करते। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, तो इसकी मैं सीधा एंट्री कर देता हूं, सीधा एंट्री कर देता हूं ताकि सारी चीजें मैंने यहां से लिख ली। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री क्या होगी, ये हमारा एसेट है, मतलब डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल रेशो में, जो यहां पे हमें कितनी दी हुई है देखते हैं। अब हमें यहाँ पे रेशो कहीं पे नहीं दी हुई, मुझे कहीं पे रेशो नहीं दिख रही, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। दैट मीन्स इसको मैं 1:1 रेशो ले लूंगा अपनी। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना 8,000 एंड 16,000। तो मैं साथ साथ टिक करता जा रहा हूं कि मैं हर चीज की एंट्री कर रहा हूं, मैं कोई चीज नहीं स्किप कर रहा। तो जो मैंने टिक कर दिया मतलब वो सब कुछ लिख दिया, बैलेंस शीट में से हर चीज में लिखता चला जाऊंगा कि मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। चलो ये हो गया। कैपिटल में इनका भी कुछ नहीं करेंगे हम। जनरल रिजर्व भी सीधा कैपिटल में जाता है, तो इसको मैं सीधा एंट्री कर देता हूं। तो इट्स अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहां पे देखो जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को क्लब ही कर लेते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000,
2000 और ये पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारी इक्वल है टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इट इज 4000 4000। ठीक है, तुम अलग अलग भी कर सकते हो, तुम साथ भी कर सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, वी कैन डू दिस और मोस्टली हमें एंट्रीज ही करनी है। एज लोन, ये पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन सीधा सीधा क्या होता है, हम पे करते हैं, पार्टनर्स लोन सीधा सीधा हम पे करते हैं। तो एज लोन के बारे में अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया है, जो सर्कल वाली चीजें हैं वो मैं एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद एडजस्ट करूंगा। मिसिस एज लोन, ये सीधा सीधा जाएगा हमारा रियलाइजेशन में, यहां पे मिसिस एज लोन पार्टनर की वाइफ का लोन है, 80,000 यहां पे आ गया। चलो उसके बाद आगे क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR हमेशा पूरा पूरा आता है 11,200। IFR पूरा पूरा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ही आ जाता है। IFR कुछ भी हमारा कैपिटल में नहीं जाता, सिर्फ WCR जाता है कैपिटल में, वो भी जितना अनक्लेम्ड है, याद रखना। उसके बाद आता है हमारा EPF। EPF इज अ नॉर्मल लायबिलिटी, ये कोई फंड ऐसा नहीं है कोई रिजर्व है, इट्स अ नॉर्मल लायबिलिटी, तो वो भी हम लिखेंगे EPF 44800। ठीक है गाइस, तो मैंने यहां से सारी चीजें लिख ली, सारी चीजें मैं लिख चुका हूं, यहां पे सिर्फ मेरा एज लोन रखा हुआ है जो मैं एडजस्टमेंट के बाद देखूंगा। अब लिखा हुआ है नोट देयर वाज अ बिल ऑफ 4,000 अंडर डिस्काउंट एंड द बिल वाज रिसीव फ्रॉम जेड। इसको हम छोड़ देते हैं गाइस, ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तुम्हारे 11th और 12th के सिलेबस में से बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग वगैरह खत्म हो चुका है, तो ये हट जाएगा। और इसकी एक एडजस्टमेंट है, जेड प्रूव्ड इनसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये एडजस्टमेंट हम छोड़ रहे हैं। चलो पहला ए, अब हमने सारी एडजस्टमेंट करनी है। ए अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, ए ने बोला कि मैं अपनी वाइफ लोन पे कर दूं, अपनी वाइफ का लोन, अपनी वाइफ को नहीं, वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो टू एज कैपिटल, सारी लाइबिलिटीज यहां से रीपे होते हैं, सारे एसेट्स यहां से, तो ए ने बोला मैं अपनी वाइफ का सारा लोन रीपे कर दूंगा, तो टू एज कैपिटल 80,000। अब गाइज यहां ना एक छोटी चीज मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा यहां पे डॉट लगा दूंगा, डॉट मतलब कि ये पे हो चुका है, क्योंकि हमें एक चीज क्या पता है, अगर कोई लायबिलिटी रीपे नहीं हुई तो उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम सेम अमाउंट में उसको रीपे करेंगे। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी रीपे नहीं हुई, जो डॉट है मतलब वो पे कर चुके हैं। प्रोविजन का कभी कुछ नहीं होता, तो मैं पहले ही डॉट लगा देता हूं, ये कभी भी रियलाइज नहीं होता। अब उसके बाद डेटर्स रियलाइज 48,000, तो मैं यहां पे कर देता हूं बाय बैंक, डेटर से हमें 48,000 आए। चलो ठीक है, बी टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट 48,000, बी सारी इन्वेस्टमेंट 48,000 मिलेगी, हमें कुछ नहीं देखना इन्वेस्टमेंट कितने की थी, IFR कितने का था, कुछ नहीं करना, सिंपल कितने पैसे आए कितने पैसे गए, या पार्टनर कितने की चीज ले गया। तो बी टुक इन्वेस्टमेंट एट 48,000, मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे छोड़ देता हूं क्योंकि अभी और भी एसेट्स कैश में रियलाइज होने चाहिए। तो बाय बीज कैपिटल, बी टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 48,000। चलो ये भी हो गया। अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, प्लांट एंड मशीनरी 65,000 दिए, प्लांट एंड मशीनरी ने 65,000 दिए, फर्नीचर एंड फिटिंग ने 20,000, बिल्डिंग ने 2 लाख, गुडविल ने 24,000, वैसे तो गुडविल कुछ भी नहीं देती, बट गुडविल ने 24,000 दिए, तो गुडविल 24,000। ये हमारे सारे एसेट्स कैश में रियलाइज हुए। ठीक है, चलो गाइस आगे, अब ये हो गया हमारा। इसके बाद ए एक्सेप्टेड स्टॉक एट 32,000 एंड बी टुक ओवर बिल रिसीवेबल एट 20% डिस्काउंट। ए स्टॉक लेगा 32,000 का, तो सिंपल बाय एज कैपिटल, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता स्टॉक कितने का है, 32,000 का वो ले गया। अगर ये लिखा होता कि कुछ स्टॉक वो ले गया तब हम देखते कितना बचा हुआ है, बट कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम सोचेंगे सारा स्टॉक ले गया। एंड बी टुक ओवर बी आर एट 20% डिस्काउंट, सो बाय बीज कैपिटल, बिल रिसीवेबल हमारे कितने के थे देख लेते हैं, बिल रिसीवेबल 40,000 के, 20% डिस्काउंट दैट मीन्स 8,000, तो 32,000 के वो BRB ले गया। तो दोनों का अमाउंट जो आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट, इसका हमें कुछ नहीं करना।
एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 2000 फॉर रिपेयर्स वॉज पेड ऑफ, एक एक्सपेंस था जो हमने पे करा जो बुक्स में नहीं था. सो टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 2000, या इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल देते हैं, एक ही बात है क्योंकि वो तो रियलाइजेशन में आ जाएगा 2000. क्रेडिटर्स वॉज सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट, कि क्रेडिटर्स हमारे 5% डिस्काउंट में सेटल हुए, दैट मीन्स 95,000 के हमारे क्रेडिटर्स सेटल हुए. $95,000. चलो क्रेडिटर्स पे डॉट लगा दिया मैंने. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 8,000, नथिंग इज मेंशन, तो वो फर्म ने पे करे, तो इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000. अब देखो गाइस, यहां पे हमें एसेट्स को नहीं देखना कि कौन सा एसेट रियलाइज हुआ है नहीं हुआ, हमें इसका कुछ नहीं करना. ठीक है, एसेट कितने का रियलाइज हुआ या कोई एक आधा एसेट जो नहीं रियलाइज हुआ, हमें उसका कुछ नहीं करना, बट लायबिलिटीज हमें सारी देखनी है जो रियलाइज नहीं हुई. अब यहाँ पे बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये हम मानेंगे कि सेम वैल्यू का रियलाइज हो गया बिल्स पेबल 60,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी रियलाइज नहीं होता, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैं इसको सिंपल डॉट लगा रहा हूं. ये जैसे प्रोविजन है वही चीज है. ईपीएफ पूरा रियलाइज होता है, तो वो भी हम 44800 का रियलाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ईपीएफ 44800. तो ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहां सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो ये ध्यान रखना, कुछ भी भूलना नहीं है. तो ये डॉट छोटे छोटे बहुत ज्यादा जरूरी है. अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं. तो गाइस एसेट्स का टोटल आ रहा है हमारा 357,000 और लायबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं. इसका टोटल आ रहा है 209800. अब यहां पे गाइस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर कुछ लिखा होता कि कोई भी एसेट किसी लायबिलिटी से एडजस्ट होगा, जस्ट एन एग्जांपल, अगर बोला जाता कि प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, कि क्रेडिटर्स जो थे वो प्लांट एंड मशीनरी फुल सेटलमेंट के ले गए, तो हम क्या करते, तो यहां पे रियलाइजेशन के टाइम पे दोनों का हम कुछ ना करते. यहां तो लिखा हुआ है, इधर दोनों का हम कुछ ना करते, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए. हमें ना तो कैश प्लांट एंड मशीनरी का आया होगा, ना हमने क्रेडिटर्स को पैसे दिए होंगे, एंड वी आर ओनली कंसर्न कितना पैसा आया, या तो फर्म में आया या पार्टनर के पास आया, कितना पैसा हमने दिया, या तो फर्म ने दिया या पार्टनर ने दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमें यहां पे करना. तो अगर कोई लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट विद द एसेट, उसका कोई ट्रीटमेंट बुक्स में नहीं होता. ठीक है, चलो. तो ये सब कुछ गाइस हमने कर लिया. अब इसको क्लोज करते हैं, जल्दी से अपना प्रॉफिट निकालते हैं. सो इट इज 773,000. यहां का मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था, तो मैंने यहां पे कम लिख दिया था. अब देख लेते हैं यहां का टोटल. तो गाइज यहाँ का हमारा जो पूरा टोटल आ रहा है दैट इज 733,800. तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा टू गेन ऑन रियलाइजेशन, इट विल बी 773,000 माइनस 733,800, इट इज 392,000. और ये डिवाइड होगा पार्टनर ए और बी में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, तो वो हम मानेंगे इक्वल. तो डिवाइड बाय 2, दैट इज 196,000. ठीक है, तो अब ये चीज हमने कर ली ना गाइस. अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करें, तो गाइस एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बताता हूं, याद रखना, जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं और हमें लेजर से जर्नल एंट्री करनी होती है, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज मतलब दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट एंड दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, ये हमारी काउंटर क्लॉकवाइज एंट्री होती है. तो लेट्स से मुझे ये एंट्री करनी है, तो एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इस तरह से गाइस मैं एंट्रीज कर सकता हूं. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एंट्रीज के टाइम पे. अकाउंट बना के जितना सोचना था सोच लिया. अब अकाउंट की हेल्प से मैं अपनी एंट्रीज करूंगा. एक लोन पे मैंने सर्कल करा हुआ था, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये भी लोन में लिख देता हूं. तो ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड है, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है 40,000. तो 40,000 ये लोन भी मैंने पे कर दिया. अब मैंने मोस्टली अपनी सारी चीजें लिख दी, कैपिटल नहीं लिखा, वो भी जब कैपिटल के एडजस्टमेंट करूंगा तब. अब हम करते हैं गाइस यहाँ पे फटाफट से एंट्रीज. ये लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, हालांकि नीचे एक और क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ओपन करके छोड़ दूंगा, दैट विल बी योर होमवर्क, और वो तुम्हें होमवर्क में करना है एंड वी कैन डिस्कस दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा, वैसे आना नहीं चाहिए। चलो, अब पहले हम करेंगे गाइस हमारी ये वाली एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस टू रियलाइजेशन। मैं तुम्हें करके बताता हूं एंट्रीज क्या होंगी, अभी करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस टू रियलाइजेशन, एक एंट्री हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू इन्वेस्टमेंट, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। तो हमने इसकी एंट्री कर दी। अब उसके बाद ये वाली सारी एंट्रीज करते हैं जहां से मैं तुम्हारे को चीजें समझाऊंगा। अब यहां पे गाइस जो मैंने ये वर्किंग नोट करा है ना, इसका जर्नल एंट्री से कोरिलेशन नहीं है, जर्नल एंट्री हमेशा यहां से बनेगी। तो इस वाले पार्ट की मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 357000। तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी? मैं वो वाली एंट्री स्किप कर रहा हूं, वो दोनों तुम्हें करनी है ऊपर। ट्रांसफर वाली, ट्रांसफर मैंने स्किप कर दिया। ये मत बोलना सर एग्जाम में भी मैं स्किप करनी, मैं नहीं कर रहा। तुम्हें नहीं करनी, मैंने करी है, जस्ट बिकॉज के टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता। चलो, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 357000। चलो, ये एंट्री होगी। इसके बाद 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस तुम चाहो तो तीनों साथ साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे भी कर सकते हो, क्लब भी कर सकते हो। 20 कैपिटल, एस कैपिटल, 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन। कई बार मार्क्स काट लेते हैं तो तुम अलग ही करो। 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन 48,000, तो ये हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इट वॉज 48,000। और मेरी दो एंट्री थी ए और बी की, वो मैं फटाफट से कर देता हूं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000 एंड नेक्स्ट इज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000। तो मैंने ये तीनों एंट्रीज जो हैं वो भी अपनी कॉपी में कर दी। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। चलो, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 80,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 80,000, पहली एंट्री। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 209800, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 209800। चलो, ये एंट्री भी हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 19600 19600, रियलाइजेशन टू ए टू बी, ये गेन नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन टू ए टू बी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट में भूल गया तुमको, 19600, टोटल क्या था 39200। सो इट इज 39200 19600 19600। अब गाइज यहाँ पे तुम सोच रहोगे कि सर हमारी सारी एंट्रीज हो गई, कुछ भी नहीं बचा। एक एंट्रीज गाइज बची है, किस चीज़ की? ये जो कैपिटल की थी। अब कैपिटल की एंट्री क्या होगी कि पार्टनर्स को हम कैश देते हैं। पार्टनर्स को क्या करते हैं? पार्टनर्स को हम लास्ट में कैश देते हैं। अब पार्टनर्स की लायबिलिटी को हम कैसे एडजस्ट करें? अब देखो गाइज यहाँ पे जो ट्रिक है, ध्यान से देखना, मैं रफ में कर रहा हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए की कैपिटल थी 80,000
और बी की भी कैपिटल थी 80,000। अब यहाँ पे गाइस एक शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बहुत ध्यान से देखना। शॉर्टकट क्या है, जो चीज़ जिसमें पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो रहा है, जिस भी एंट्री में पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो रहा है, मतलब वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। जिस भी चीज़ में पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जिस भी चीज़ में पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो यहाँ माइनस हो जाएगी। जिस भी चीज़ में पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हम अभी ए की बात करते हैं। तो अपनी एंट्रीज में देखते हैं, ए कैपिटल डेबिट हो रहा है 8,000 तो ऐड हो जाएगा। ओ सॉरी, ए कैपिटल डेबिट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद बी कैपिटल भी डेबिट हो रहा है तो बी में से भी माइनस कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, ए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, बी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, दोनों में ऐड हो जाएगा। चलो ये हो गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बी कैपिटल डेबिट हो रहा है, डेबिट मतलब माइनस 48,000, बी को माइनस कर देंगे 48,000 से। चलो ये हो गया। ए कैपिटल डेबिट हो रहा है 32,000, बी कैपिटल डेबिट हो रहा है 32, दोनों में से 32 माइनस कर देंगे। ये भी हो गया। ए कैपिटल क्रेडिट हो रही है 80,000 से, तो ए में हम ऐड कर देंगे 80,000। ए और बी कैपिटल क्रेडिट हो रही है 19600, दोनों में ऐड हो जाएगा 19600, 19600। तो ए का क्या आंसर आ रहा है, बी का क्या आंसर आ रहा है, वो हम निकाल लेते हैं यहां से। तो गाइज मेरा ए का टोटल आ रहा है 143600 और बी का टोटल आ रहा है 15600। अब ये जो आंसर मेरा आ रहा है ये आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पार्टनर को हमें इतने पैसे देने हैं, पार्टनर को हमें इतने पैसे देने हैं। तो दैट मीन्स हमारा कैश जाएगा। तो टू बैंक तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक 143600, 15600 और ये टोटल आ जाएगा हमारा, मैंने करा ही नहीं, मैं करना भूल गया, रुको, 143,600 प्लस 15600, इट इज 159200। दिस इज हाउ आर आंसर विल कम। अब तुम्हारे को वैसे तो देखो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सही ही करा है क्योंकि सारी एंट्रीज A to Z हम साथ साथ कर रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि क्या हमारा ये आंसर सही आ रहा है, तो तुम क्या करना, हमने बैंक से कितने पैसे दिए, 19200, है ना, 159200। अब अगर तुम्हें चेक करने का मन है तो तुम कैसे चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास बैंक में इतने पैसे थे, कितने, 52,000। बैंक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो कुछ भी अगर बैंक में डेबिट करेंगे तो ऐड होगा, क्रेडिट करेंगे तो माइनस होगा। अगर किसी चीज़ का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट मतलब ऐड, क्रेडिट मतलब माइनस। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसमें क्रेडिट ऐड होगा, डेबिट माइनस, ठीक है ना। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, जितनी भी इन ट्रांजैक्शन में जहां जहां पे भी बैंक आया, जैसे यहाँ बैंक आया है, यहाँ बैंक आया है, तो बैंक का सबका टोटल कर लो और वो इसके इक्वलेंट आना चाहिए कि जितना पैसा बचा था वो हमने पार्टनर्स को दे दिया। तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया है, मेरा जो बैंक का टोटल आ रहा है इट इज़ 159200, मतलब इतना मेरे पास बैंक में पैसे थे और यही पैसे मैंने कैपिटल में ट्रांसफर करे हैं कैपिटल की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दी जर्नल एंट्रीज विद रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन एंड दिस। हमें कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हालांकि मैंने जो काम वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं साथ साथ समझा रहा हूं। अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करो जहां तुम्हें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है ऐसे क्वेश्चन में, तो दिस इज द बेस्ट वे। क्या, पहले फटाफट से रिलेशन अकाउंट बनाओ, देन रियलाइजेशन, और साथ साथ जो भी चीज़ें ट्रांसफर कैपिटल में डायरेक्टली होंगी उनकी एंट्रीज कर दो। उसके बाद रिलेशन बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट डेबिट टू दिस, वो एंट्रीज कर दो। मैंने ट्रांसफर वाली स्किप कर दी थी टाइम बचाने के लिए। वो करने के बाद लास्ट में जाके अपना कैपिटल का बैलेंस निकालो कि कैपिटल का क्या तुम्हारा बैलेंस था, क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट माइनस हो जाएगा। वो करके जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स को पे कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और चेक करना है तो बैंक का बैलेंस कितना है, इन ट्रांजैक्शंस में कितने पैसे आए कितने पैसे गए वो एडजस्ट कर लो, और लास्ट में तुम्हारा बैंक का भी टोटल इतना ही आना चाहिए जितना हमने पार्टनर्स को दिए। तो दिस इज हाउ गाइज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज मेरी इस वीडियो को जितना हो सकता है गाइज मैक्सिमम शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज गाइज।